सदन की कार्यवाही स्थगित हुई कल 11 बजे तक के लिए और इसी के साथ ये 2024-25 के लिए तो इस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये अपना 7वां बजट सदन के समक्ष रखा। और अब इसमें क्या खास कौन सी वो बातें जो नोटिसेबल हैं। एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सहयोगियों को अकोमोडेट किया गया, उनकी मांगों को अकोमोडेट किया गया और इसलिए आप ये देख रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष घोषणाएं देखने को मिली। ये भी समझ में आ रहा है कि रोजगार एक ऐसा मसला है जिसको सरकार महत्वपूर्ण एक काम है जिसको किया जाना है और तेजी के साथ किया जाना है, इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि रोजगार सृजन के लिए और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं के लिए विशेष प्रोविजंस दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पहली बार जो अब फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने के लिए आएंगे उनके लिए भी कई तरीके की स्कीम्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि इसको एक तवज्जो सरकार की तरफ से खास तौर से चुनाव के नतीजों के बाद यह समझा जा रहा है कि एक सेक्टर है, ये एक फैक्टर है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। इधर बाजार जो है वो बाजार ने इसको अभी तक अपने सेंटीमेंट से अगर 5 पिछले आप बजट की बात करें तो उसमें 2 बार ऐसा दिखाई दिया है कि बाजार रेड में बंद हुए हैं और इस बार भी अगर अब इसको भी आप शामिल कर लें तो पिछले 6 बार में इसको मिलाकर 6 बार तो 3 बार ऐसा हुआ कि बाजार रेड में बंद हुए। और आज बाजार ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया है, कौन सी वो घोषणाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, इस पर हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये देख लीजिए कि इस बार इनकम टैक्स के संदर्भ में आपको क्या राहत मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको बढ़ाया गया है। लोग 1 लाख तक की उम्मीद कर रहे थे लेकिन ये 1 लाख नहीं है, ये 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स स्लैब्स में भी पिछले बार के मुकाबले कुछ एक रियायतें मिल रही हैं। जो रियायतें हैं वो मैं आपके सामने यहां स्क्रीन पर रख रहा हूं नई टैक्स रिजीम के हिसाब से। और इसमें जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये मानते हैं कि पहले से ही 2/3 लोग जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम को। और अब क्योंकि ये एक तरीके से इंसेंटिव हो गया न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाने के लिए वो लोग जो अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में रुके हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों से हम अब चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस बार किन चीजों को बजट में ये समझा जाए कि जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई और कहां पर ऐसा जहां वॉइड रह गया। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला कमेंट, क्या सबसे बड़ा अंडरलाइन करने वाली घोषणा आपको लगी? सर, अंडरलाइन करने वाली योजना सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट पे जो जोर दिया गया है। बहुत दिनों से एक डिमांड थी कि एम्प्लॉयमेंट लेड इंसेंटिव मिले, वो इन्होंने किया है। इसमें 3-4 स्कीम किए हैं, स्कीम A, B, C ऐसा करके 1, 2, 3। ये एक सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है कि स्कीम A, B, C के अंदर में बढ़ेगा। और वुमेन को अगर हम ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे उसके ऊपर में भी काफी जोर दिया गया है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में मुझे नहीं लगता था बहुत छूट देने की पोजीशन थी, फिर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 किया गया है। अब तक 2/3 लोग न्यू स्कीम कर रहे थे, पर इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं 100% लोग नई स्कीम में आ जाएंगे। जो बाई चांस कोई डिडक्शन वाले हो तो छोड़ देंगे। उसको छोड़ करके 2-3 ऐसी जगह है 3 लाख से 6 लाख तक वालों को 5% था, उसको 7 लाख कर दिया गया। 7 लाख से 10 लाख तक को अब 10% में ला दिया गया। तो ये जो दोनों फेज है वो 9 लाख तक था, वो 6 तो ये जो 3 से 6 था, 6 से अब 7 तक वही हो गया। दोनों जगह 1-1 लाख और बढ़ा दिया गया। तो इसका फायदा हमारे जो लोग हैं जो 10 लाख से कम इनकम वाले उनको मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का 25,000 का फायदा मिल रहा है। तो ये 2 एरिया है जिसके अंदर में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट में बढ़ाया गया है। मुद्रा की जो लिमिट है, जिन लोगों ने अच्छे से रीपे किया है उनको और 10 लाख रुपए। ये जो 9 प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं सरकार ने जो गिनाई है, 9 प्राथमिकताएं, कृषि को उसमें टॉप में रखा है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी ये बढ़िया है और इसको एड्रेस करने के जो तरीके हैं वो बढ़िया है। देखिए, बहुत बढ़िया है। ये 9 प्रायोरिटी है ही है। भारत आज 28, भारत की जो एज है, एवरेज एज 28 है, वो चाइना की 38 है और जापान की 48 है। उस हिसाब से भारत में युवा बहुत है। वहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर गवर्नमेंट काफी दिन से कर रही है स्टार्टअप स्टैंडअप। अब सबसे बड़ी चीज है एंजल टैक्स स्टार्टअप पे खत्म कर दिया गया है। वो एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कि लगता है कि कुछ लोग, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि एंजल टैक्स के चलते कुछ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी पहल करी गई है। मुद्रा को लेकर ये जो अब इस बार की जो पहल है उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले लोन लेकर चुकाया है उनके लिए भी ये बढ़ाकर 20 किया गया। ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना चाहिए
और नॉर्मल है कि भी चुकाने में अगर कभी बिजनेस ही लॉस हो गया तो वो अलग चीज है, नहीं तो चुकाते हैं लोग। तो ये एक इनिशिएटिव भी है कि हमको जल्दी चुकाना चाहिए, टाइमली चुकाना चाहिए, उससे हमें आगे और लोन मिल सकता है और हम और आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशनल लोन में इंडिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हायर एजुकेशन में 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन। पहले तो आप ये बताइए कि अभी निटिग्रिटीज में हम जाएंगे, आउट ऑफ 10 अगर आप इसको मार्क करना चाहें, कितने नंबर वाला बजट है? 9 साढ़े 9 तक रहेगा। 9 साढ़े 9 9 साढ़े 9 रहेगा, क्योंकि पिछले बजट में 2 साल में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इस बार तो आपने हर सेक्टर को टच किया है। सिर्फ एक कैपिटल गेन मैं कह सकता हूं, उसके चलते बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पर वो एक्सपेक्टेड था, कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा। एसटीटी और कैपिटल गेन जी, तो वो एक एरिया है, उसको छोड़ करके वो कैपिटल मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। पर जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा स्ट्रांग है, बैंक स्ट्रांग है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चालू रहेगी। और जैसे ही मेरे साथ ये मेहमान जुड़ जाते हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं, कमरुज़्ज़मान चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और बल्कि हमारे साथ वो जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत कर लेता हूं मैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह इकोनॉमिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आशु डालमिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशु डालमिया जो है वो टैक्स एक्सपर्ट है, उनसे मैं समझूंगा कि ये जो उम्मीदें थी और जो मिला है वो उसका रेशियो कैसे देखा जाना चाहिए। केशव भजनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हमने बजट के पहले भी चर्चा की थी और अब बजट घोषित हो गया तो अब उनसे हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, किसानों के संदर्भ में प्रायोरिटी नंबर 1 के संदर्भ में क्या कैसी घोषणाएं उनको दिखाई दी। और प्रभात रंजन जेडीयू लीडर, प्रभात रंजन खास तौर से उनसे हम ये समझेंगे कि स्पेशल दर्जा तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो घोषणाएं हुई हैं पूर्वोदय में बिहार उदय जो दिखाई दे रहा है उसको वो कैसे देख रहे हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आपकी निगाहों से जी ये बजट देखिए निराशा तो कर रही है बहुत लोगों को। खास करके ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट जो है कि उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बजट है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही कम प्रावधान है यहाँ पे। लेकिन एक खुशी की बात यह है पिछले 10 साल में पहली बार बजट में नौकरियों का जिक्र आया। लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है ये भी फिलहाल और एक जुमला है, क्योंकि जो सरकार प्रॉमिस की थी कि 2 करोड़ नौकरी देगी हर साल, इस बार भी वही प्रॉमिस कर रही है कि 4.1 करोड़ नौकरी देगी 5 साल में। लेकिन वो इकोसिस्टम कहाँ से रेडी करेगी, क्या सुविधाएं लाएगी नौकरी देने के लिए। और बहुत मजेदार बात यह भी है, देखिए कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो है, कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप स्कीम जो घोषणा की थी अपना घोषणा पत्र में, वो हमारा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने उसको स्वीकृति दी और वो बजट में पेश किया। आशा करते हैं ये बहुत हद तक आगे ले जाएगा देश को। यहाँ पे और 2-4 पॉइंट है, जैसे आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि 12% जो कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, ये डायरेक्ट असर कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। और ये पैसा जो है कि शेयर मार्केट में तो आपको साफ तौर पर नजर आ ही रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन हुआ। दूसरी बात देखिए, जहां स्पेशल पैकेजेस का बात है, बिहार और आंध्र प्रदेश का बात है, बहुत सारे राज्य ऐसा है कि बकाया बाकी है उनका, जैसा पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है, जो कि अपना मांगे रख रही है केंद्र सरकार के कि अपना बकाया रकम को दीजिए। उस जगह में जो आंध्र प्रदेश में दिया, जहां पे आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने 1 लाख करोड़ का मांग रखी थी, वहां पे उनको 15,000 करोड़ का पैकेज। कमरुज़्ज़मान साहब ये एक्सपेक्टेड है, आप इस तरीके से बोलेंगे। 2 अच्छी बातें जो आपको लगी ये बता दीजिए, 2 अच्छी बातें इस बजट की जो आपकी निगाहों में आप जिसको बढ़िया रेट करते हैं। नहीं देखिए, मैं तो सीधा सा बात ये बोलूंगा कि एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स जो लिया है इन्होंने, ये मेरे लिए बहुत हद तक एक देश को आगे ले जाने का, इस देश का युवाओं को प्रोत्साहित करने का। आइए अब निजेश जी से कमेंट लेता हूं। अब ये जो आपने बात कही कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर पहली बार घोषणा दिखाई दे रही है, लेकिन उसको किया कैसे जाएगा, वो पूरा इकोसिस्टम तैयार कैसे किया जाएगा, कहीं ये जुमलाबाजी तो नहीं बन जाएगा। अवनिजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश जी, एक तो इस बात का जवाब, और दूसरे आपकी निगाह में सबसे बड़ी घोषणा ये तो तय है कि एम्प्लॉयमेंट एक सेक्टर जिसमें काम किया जाना है, इसको हाईलाइट करके समझा जा रहा है, ये तो अच्छी बात
दिनेश जी, एक बात बड़ी साफ सी है, बजट सिर्फ ना आंकड़ों का खेल नहीं होता। कुछ लोग बजट को ना सिर्फ इतने परसेंट पे देख लेते हैं। वास्तव में बजट एक सरकार की समग्र विकास की एक दिशा तय करता है। खांचों में बांट करके नहीं देखा जा सकता बजट को। पहली बात तो ये, अगर बजट में अपनी प्राथमिकताएं बताने में सरकार स्पष्ट रूप से सामने आई है, उन प्राथमिकताओं के आधार पर उन प्राथमिकताओं में कितना खरा उतरती है सरकार, ये मालूम चल जाएगा और प्राथमिकताएं सही है कि नहीं है देश के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में ना बहुत ही परस्पर विरोधी आंकड़े हैं। आरबीआई जो देता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में आंकड़े, वो विपक्ष मानने को तैयार नहीं होता। अभी जो इस बजट में जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पर कहा गया, उसमें मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की बाकायदा इस मालूम चलेगा कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तब फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी विरोध करने की। तीसरी बात बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देश के विकास की राह में कमरू जी को तो निराश करे, ये बात अलग है। वो जो मुझे लगता है कि एक बार बहुत पहले मैंने एक लिखा था लेख बजट पर प्रतिक्रिया की, कौन से दल, विपक्षी दल ने ये कहना ही कहना है, पक्ष वालों ने ये कहना ही कहना है। लेकिन एक बात है, अगर देश के अर्थशास्त्रियों को ये बजट देश को विकास की राह में ले जाने वाला दिखाई देता है, जो विकास की गति चल रही है, जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में, अगर कल आप देखेंगे दिनेश जी, कल क्या थी कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्राउंड रियलिटी से, अरे आप आंकड़ों के आधार पर बताइए ना। दो बातें मेरे को लगती है अवनीश सर, लेकिन ये एक वित्त वर्ष के लिए आमदनी और खर्चे का अगर लेखा जोखा है तो सर ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लेकिन नहीं होता। लेकिन सर इसको एक जगह पे खांचे में बांट के देखना होगा एक वित्त वर्ष के लिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे, जैसे मैंने कमरू साहब से पूछा कि आपको दो बातें अच्छी कौन सी लगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको दो बातें वो जिसमें गुंजाइश नजर आ रही है वो कौन सी है? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, बिना इफ एंड बट के, जो प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बताई थी, युवा, नारी, स्त्री, गरीब, ज्ञान, ये जो है इन पर स्पेसिफिकली ध्यान दे करके, और तीसरी बात, जो बिहार के पूर्वोदय में, पूर्वोदय क्या संकल्पना है, अभी नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, लेकिन अभी जो एक्सप्रेसवे पटना से पुणे तक और नालंदा से पूर्णिया तक जो एक्सप्रेसवे बनने की बात है, ये बिहार की समूची आर्थिक स्थिति को पलट करके रखेगा। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, कमरू साहब ने बताया कि उनके लिए ठीक है वो नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन एक बात वो जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए चीजें की गई हैं, ये अच्छी बात है। आपको क्या वो बात लग रही है? मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं कि आपको कहां कमी लग रही है, कहां गुंजाइश लग रही है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ? कमी नहीं, देखिए एक सामान्य सी बात है कि कमी में ना हर बार ये होती है कि जो इनकम टैक्स की स्लैब बढ़नी चाहिए, मिडिल क्लास को ये होना चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास का सिर्फ इनकम टैक्स तक नहीं है। अगर मिडिल क्लास को छू दिया गया, मतलब आपको कमी, अगर देश उसमें भी गुंजाइश इस बार नहीं है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ये कह सकते हैं कि नेम चेक किया गया है, न्यू रिजीम में किया गया है, लेकिन कर तो दिया गया है ना ये। और आशु डालमिया जी इसमें कमेंट करने के लिए बेहतर होंगे। आशु डालमिया जी, ये इसको कैसे देखा जाना चाहिए, थोड़ा सा समझाइए ये, क्योंकि मिडिल क्लास को ये सिंक इन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है कि जो मिला है वो असल में कितना मिला है, कितना नहीं मिला है। आप थोड़ा समझा दीजिए कि जो मिला है उसको कैसे देखा जाना चाहिए। बेसिकली इसमें 2 वेलकम स्टेप जो मेरे को लगता है सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइजेशन किया गया था। इवन मैंने टीडीएस काट के जमा नहीं किया तो उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च थे। तो यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि अगर स्टेटमेंट से पहले टीडीएस जमा कर दिया गया है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एटलीस्ट नहीं चलेगी। ठीक, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए जो कई बार डिफॉल्ट कर देते हैं, कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी प्रोसिक्यूशंस हो रहे थे। दूसरा जो प्रोसिक्यूशन से रिलीफ है वो रिलीफ है जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके फॉरेन में एसेट्स हैं और 20 लाख तक के एसेट्स को डिक्लेयर करना भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, तो दैट हैज ऑल्सो बी डिक्रिमिनलाइज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि एक जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसके रिलीफ के लिए है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टैक्स बेनिफिट्स की जो लिमिट है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट को एनहांस कर दिया गया। अल्टीमेटली कैश फ्लो अपने लोगों के हाथ में जाएगा, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। दूसरा पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो कस्टम्स जो कैंसर की दवाइयां हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनकी कस्टम ड्यूटीज में एग्जम्पशंस दी गए हैं, रिडक्शंस किए गए हैं।
सो ओवरऑल मिला के बजट के अंदर पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के हाथ में कैश दिया जा रहा है। अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट शुड इंक्रीज फ्रॉम दैट। एनपीएस जो कि को बढ़ावा देने के लिए उसकी लिमिट को 10% से 14% करा गया है। तो कुल मिलाजुला कर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को ब्रॉड किया गया है और जनरल पब्लिक को बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। 10 में से कितने नंबर आपकी तरफ से? 6 नंबर। 6 नंबर। 10 में से 6 नंबर वाला बजट ये आशु डालमिया जी को लगता है। प्रोफेसर विवेक सिंह, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 जिसको रखा गया है कृषि क्षेत्र, उसके लिए प्रावधान और इस बजट में किए गए अनाउंसमेंट से संतुष्टि या असंतोष। पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता, बहुत स्वागत है। कैसे देखा आपने बजट अनाउंसमेंट? देखिए, बजट में जो है बड़ी बड़ी जो बातें की जाती हैं कि हम इतना विकास कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे, बढ़ा देंगे, सम्मान दे देंगे, इस चीज का कोई अर्थ नहीं है। केवल एक ही चीज देखी जाती है बजट में, किस मद में कितने पैसे दिए गए। हमारी जो मांग थी वो कृषि बजट जो है लगभग कृषि और रिलेटेड में अब देखना पड़ेगा जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स है कि किस चीज को इन्होंने जोड़ दिया है। तो उसको इन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का फिक्स किया है, जबकि सारा का सारा जो बजट है उसके कंपैरिजन में ये लगभग 3% के आसपास बैठ रहा है। और जबकि इस कृषि क्षेत्र पर आज भी 45% हमारी आबादी निर्भर है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत कम बजट है। बार बार हम इस चीज का निवेदन जो है सरकारों से करते रहे हैं और एक प्रतिवेदन भी हमने दिया है। इसके लिए हमने 3-4 मांग उठाई थी। मैं जो है जल्दी बता देता हूँ। जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें 6,000 रुपए किसानों को दी जाते हैं, बड़ी अच्छी योजना है। उसमें हमने ये कहा था कि इसको जो है पिछले 6 साल में कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं करी गई है, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो है इसका मूल्य ह्रास हो गया है। तो इसको जो है बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। इसी तरह केसीसी जो कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें 3 लाख रुपए तक की लिमिट है, उसको 10 लाख रुपए किया जाना चाहिए। वो उधार है, उसके ऊपर ब्याज किसान देता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारी 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक की जमीनें मोर्गेज हुआ रहती है। और इसी तरीके से जो फसल बीमा योजना के बारे में हमने कहा था कि भाई इसमें 1, 1.5 और 5% की अलग अलग फसलों में प्रीमियम किसानों के ऊपर जो है किसान देते हैं। तो आप ये चाह रहे थे कि ये सारी बातें इसमें बजट में पूरी हो जाएं? हाँ, हम ये चाह रहे थे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देते हैं तो उसमें से कोई भी एक व्यक्ति ना दे तो किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता, प्रीमियम कंपनी के पास नहीं जाता, तो प्रीमियम जो है पेमेंट। पुष्पेंद्र जी, अगर आप भी वित्त मंत्री मान लीजिए बन जाएं तो एक साथ एक बजट में ये सारी मांगे मौजूदा स्थिति में आप कर डालते? हाँ, बिल्कुल कर डालता। मैं बता देता हूँ कैसे करता मैं। तो अच्छा, ये बताइए आपके मुताबिक एक अच्छी खुश करने वाली बात कृषि क्षेत्र के लिए क्या आपको दिखाई देती है इस बजट में? ये थोड़ा सा बजट, जैसे मैंने अभी इंटरिम बजट हमने देखा था, उसमें 1,27,000 करोड़ का था। अब ये कह रहे हैं 51 है। हाँ। लेकिन उसमें इन्होंने जो दूध वाला बजट है ना, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन और मत्स्य पालन, उसको भी इसमें जोड़ करके एलाइड सेक्टर वर्ड यूज कर दिया ना, जब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जी। तो जैसे कि भाई नव भारत प्लस एलाइड चैनल्स का इतना बजट होगा, तो अब एलाइड में मुझे देखना पड़ेगा किस किस को इन्होंने जोड़ दिया है। हाँ। तो उसको थोड़ा सा देख करके तो सर कुछ आ ही रहा है ना। अरे पहले से तो कुछ आ ही रहा है, एलाइड जुड़ा है, लेकिन पहले से तो कुछ आ ही रहा है ना सेक्टर के लिए। और प्रायोरिटी सरकार इसको आइडेंटिफाई कर रही है कृषि को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पे। अरे सर, आपको सबसे बड़ा प्रायोरिटी नंबर 1 दे दें, आपकी तनख्वाह ना बढ़ाए तो आपकी क्या प्रायोरिटी हुई? आप तनख्वाह बढ़ाने वाली बात करो ना, आज पैसे देने की बात है केवल, और बाकी सब चीजें प्रायोरिटी दे दी। अच्छे कब प्रभात रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के। फिलहाल तो क्योंकि वो सहयोगी हैं तो उनसे हम समझ लेते हैं कि ये बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले वाली बात है, या वाकई आप लोगों ने वैसा किया नहीं जैसी सेक्टर्स को उम्मीदें थी? प्रभात रंजन जी, देखिए, यह नवगठित एनडीए का पहला बजट है। सीतारमन जी का भले ही यह 7वां हो, लेकिन यह पहला बजट है नवगठित एनडीए का। और बजट का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने एक पैकेज दिया है। रही बात तो पैकेज दिया है, वो कौन सा पैकेज है आप देखेंगे तो जो रोड कनेक्टिविटी की बात की गई है तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने इसमें दिया। नहीं, अभी तो मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि प्रायोरिटी नंबर 1, प्राथमिकता नंबर 1 कृषि, उसको लेकर हुए अनाउंसमेंट और उसको लेकर जो अभी टिप्पणी हुई है वो आपने सुन ली, पुष्पेंद्र जी ने क्या कहा।
हालांकि आप लोग इस बात को खुश होंगे लेकर कि बिहार को काफी कुछ मिला है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि कृषि को लेकर इनका जो ऑब्जर्वेशन है कि आपने उसमें अलाइड जोड़कर आपने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, उसके लिए जो आवंटन है, क्या इसी से खुश हो जाएं कृषि से जुड़े हुए लोग? देखिए, हमारे मित्र किसान नेता है और वह स्पेसिफिक मुद्दे पे बोल रहे थे कि किसानों को इससे क्या हासिल होगा। हम एज ए जनता दल यूनाइटेड के लीडर होने की हैसियत से हम पूरे एज ए होल देख रहे हैं इस बजट, सिर्फ एक चीज को नहीं देख पाएंगे। अगर हम देखेंगे तो किरण रिजिजू जो कह रहे हैं बजट को लेकर, आपकी टिप्पणी में लेता हूं आगे, जरा ये सुन लें क्या कह रहे हो। जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर बजट बोला है, ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है, हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे। राजीव रंजन जी सुन रहे हैं आप? प्रभात रंजन जी, माफ कीजिए, प्रभात रंजन जी, ये टिप्पणियां सुनी आपने कि कृषि क्षेत्र के लिए, अगर ये तो पहले ही कहा गया था कि हमने बहुत कुछ किया है, तो अभी तक तो किसानों की आय बम बम हो जानी चाहिए थी। किसानों की स्थिति सुधरी है, बहुत सारे जो योजनाएं दिए गए थे, योजनाओं का लाभ किसान लोग उठाए हैं। पूरी तरह से जो एब्सोल्यूट बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट बात नहीं है। सिर्फ बजट में एक चीज को नहीं देखा जा सकता, और भी क्षेत्र हैं बजट के लिए। छात्रों के लिए भी दिया गया जो मुद्रा लोन योजना था, पहले 10 लाख था, 20 लाख किया गया, और जो कर छूट उनको मिलेगा 3% का, उसमें भी उनको डिडक्शन मिलेगा। तो ये जैसा अवनीजेश जी कह रहे थे कि अगर आप विपक्षी खेमे में खड़े हुए हैं तो आपको नेगेट करना ही करना है, कितनी भी बढ़िया अनाउंसमेंट हो जाए, और जाहिर है पक्ष के साथ अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको सब घोषणाओं को ठीक बताना है। लेकिन मैं अब इसको लेकर विवेक सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, एक तटस्थ नजरिया लेने के लिए। इकोनॉमिस्ट हैं वो। विवेक सिंह जी, गिवन सिचुएशन में ये बजट, इसको आप कितना प्रैग्मेटिक मानते हैं, कितना पॉपुलिस्ट मानते हैं, कितना आगे के लिए इसमें रिफॉर्म वाले संकेत भी छुपे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैं सबके बात सुन रहा था और मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा। देखिए, जहां तक इस बजट की बात है, देखिए जब मैं बजट का जब आप इसका समीक्षा करेंगे तो 4-5 चीजें होती है जिसको हमको देखना पड़ता है। एक होता है कि बजट जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं, तो बिल्कुल यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्योंकि पीआई पर फोकस किया गया है, एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, जितने सेक्टर्स हो सकते हैं जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर फोकस किया गया है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि हमें 2047 तक विकसित भारत जो है बनाने में हमको मदद कर सकता है। दूसरा जो हमको देखना होता है, गरीबों के लिए क्या किया गया है। तो जो हमारा जो 80 करोड़ पीपल को जो है अन्न देते थे उसको एक्सटेंड किया गया है। कुछ कह रही है, आप अपनी बातों को थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपकी बात से ही शुरू करूंगा। आरजेडी क्या कह रही है जरा देख लें। कॉरिडोर बनाए गए हैं, उसी तरह का कॉरिडोर बोधगया में, नालंदा में, ये तमाम घोषणाएं बिहार के लिए, क्या ये एक कह सकते हैं कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है? ये पहली बात तो आपको और हमको सौगात शब्द को अनपैक करना होगा। लोकतंत्र है, सौगात अच्छा नहीं लगता है सुनने में। कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है कि सौगात तो ये कतई नहीं है। मैं समझता हूं कि एक जो डायरेक्शन लेस बजट
कि एक हम पूरी परिपाटी देख रहे थे, उसी की परिणति हमने इस बार भी देखी। हालांकि कॉपी पेस्ट का काम करने की कोशिश हुई है, कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से। तो मैं कहता हूं कि ये भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाले डिस्कोर्स के बाद अगर हमें हमारा मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा तो पूरा एक्नॉलेज भी करते, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अफसोस इस बात का है कि मीडिया के भी कई साथी सड़क, नाली, नलका के लिए जो एलोकेशन हो उसको भी आप सौगात की श्रेणी में दे देते हैं। ये होना नहीं चाहिए था। बिहार का नाम 100 बार लिया जाए और बिहार को हासिल ना हो। बिहार को किस बात की जरूरत है? एक स्पेशल स्टेटस की जरूरत है और उसको समझना होगा क्यों हम मांगते हैं। उसमें सेंट्रल एलोकेशन की क्या भूमिका होती है, सेंट्रल फंडिंग की क्या भूमिका होती है, कॉर्पोरेट टैक्स और अलग टैक्सेस में क्या एग्जम्पशन होता है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। मैं कल से ये बात कह रहा हूं, विशेष राज्य या विशेष पैकेज के बीच में या नहीं होना चाहिए। हमारे जदयू के साथी न जाने किन मजबूरियों में या बोल रहे हैं। भाई या मत बोलो, बिहार ने ठेकेदारी आपको नहीं दी है, बिहार को जो उम्मीद थी वो तो नहीं मिला। विशेष पैकेज भी मैं नहीं देख रहा हूं। एक रूटीन एलोकेशन को, रूटीन एलोकेशन मैं कह रहा हूं, चाहे वो टूरिज्म के संदर्भ में हो या रोड कंस्ट्रक्शन के, हाईवे कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में, एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में हो, रूटीन एलोकेशन को सौगात नहीं कह सकते। रूटीन एलोकेशन है और या वाली बात जेडीयू की तरफ से ना कही जाए। प्रभात रंजन जी। जी, मनोज झा जी बहुत ज्ञानी आदमी है और बहुत मृदुभाषी भी है। इसे कितनी अच्छे तरीके से अपनी बातों को कहते हैं। एक तरफ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यह दिया है, यह एलोकेशन है, यह आवश्यकता है। तो जो कंस्ट्रक्शन बनता है, रोड कंस्ट्रक्शन बनता है, उन्होंने कहा रोड से कुछ नहीं हासिल होता। हम लोग शायद बहुत पहले से पढ़ रखे हैं कि अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि अगर किसी भी राज्य और देश को विकास करना है तो सबसे पहले वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे। रोड सबसे पहले बना, क्योंकि व्यापार रोड के माध्यम से ही होता है। तो यह जो पूर्वोदय का घोषणा किया गया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और खुले दिल से किया जाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपसे टिप्पणी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि अगर आरजेडी बात कह रही है तो फिर जाहिर है आपसे बात सुननी आवश्यक थी, और इसीलिए मैं प्रोफेसर विवेक सिंह से जो वादा किया था मैंने कि मैं आपके पास ही वापस लौटूंगा, उसको थोड़ा मैंने ब्रीज किया। लेकिन विवेक सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी, दो तीन बातें था। देखिए, एक जो है अभी आपने बोला ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये 3-4 बातें जो, हाँ जी, ग्रोथ ओरिएंटेड है। दूसरी बात अभी हो रही थी जो रूरल सेक्टर को फोकस करता है नहीं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप बात करें तो 1.52 लाख करोड़ दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट की बात करें 2.66 लाख करोड़ दिया गया है। अगर आप बात करें जो प्राइम मिनिस्टर जो गरीब कल्याण योजना, जो अन्य योजना है, उसको जो है एक्सटेंड किया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसके तहत करोड़ों घर जो है बना के दिए जा रहे हैं। तो ये सब रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और 26,000 विलेज है उसको जो है कनेक्टिविटी जो है रोड से जोड़ा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करते हैं कि नहीं। तो उसका जो टारगेट जो 4.5% जो है रखा गया है। तो अगर आप देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के युवा, आज के जो बेरोजगारी को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो इस बजट में बहुत क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है लगभग 3 लाख करोड़ का इंतजाम किया गया है, जहां पे लगभग 4 से 5 करोड़ जो है युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि उनको रोजगार में आसानी हो। ये एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी ये हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको देखना है समग्र दृष्टि से बजट अच्छा है कि बुरा है, तो आपको देखना पड़ेगा तो ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं, उसमें रूरल सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि नहीं, उसमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है कि नहीं, उसमें इन्फ्लेशन और कैपेक्स का लगभग 11.5 लाख करोड़ दिया गया है। तो अगर आप इन सबको देखते हैं तो बिल्कुल आप पाएंगे कि ये जो बजट किया गया है इससे बेहतर नहीं हो सकता था। देखिए, हम बोलते हैं ना तो दिल मांगे मोर, आप कुछ भी अच्छा कर दे लेकिन बेहतर से बेहतरीन की संभावना हर नहीं, दिल मांगे मोर में ये जो 5 चीजें आपने बताई, ये 5 पॉजिटिव के साथ मुझे एक वो बताइए जहां आपको लग रहा है गुंजाइश रह गई। जी, एक गुंजाइश यहाँ रह गई, जो आपको जो पर्सनल जो इनकम टैक्स जो लिमिट है वो हम लोग मान के चल रहे हैं कम से कम 5 लाख जो है उसके एग्जेम्पशन लिमिट होगा, और जो उसके आगे के जो भी है ना उसमें रेट ऑफ टैक्स में जो है आप ये क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि कम से कम इनकम टैक्स को लेकर बड़े दिनों से जो प्रतीक्षा की जा रही थी, कुछ राहत तो मिलेगी, वो कुछ राहत तो दी गई है।
जी बिल्कुल, कुछ राहत दी गई है और इंजेक्शन लिमिट को 50,000 बढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 25,000 जो है बढ़ा दिया है। और जहाँ से हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही कोई रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। और उसके लिए अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं विवेक सिंह, वो कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े काम किए गए हैं और उसी से तो जाहिर है परचेजिंग पावर भी आती है, गांव में रहने वाले व्यक्ति की खरीदने की क्षमता। फिर इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा है अवनीश जी? अभी डिम्पल जी कह रही थी कि ये तो दिनेश जी मुझे समझ में अगर मैं ये दरअसल वास्तव में ये एकांगी सोच है। अगर गांव में बिजली आती है तो 10 चीजें खरीदी जाएंगी वहां पर। जब बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगी, सड़क होगी तो स्कूटी खरीदी जाएगी, कार खरीदी जाएगी, यातायात के अन्य वाहन खरीदे जाएंगे। आप इसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते। जब सड़क बनती है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि सप्लाई चेन सिर्फ कृषि उत्पादन को, कृषि के बजट को सिर्फ कृषि तक नहीं, कृषि के जो उत्पादन है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बिकने का साधन किया गया कि नहीं, वो भी उसी में आता है। इसलिए जो लोग एक आंख से देखना चाहते हैं वो इस बजट को एक आंख से देखेंगे। जो समग्रता में देखना चाहते हैं उनको मालूम होगा कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सिर्फ कृषि पर इतना परसेंट दिया, सिर्फ इसको इतना दिया, ऐसा नहीं होता। बजट में हर चीज का एक संतुलन होता है कि यहां पर इतना, उसके आगे नहीं। लेकिन आपने देखा ये एक चेन चलती है। अखिलेश जी हो या डिम्पल हो, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि ठीक है बिहार को और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को अकोमोडेट किया गया है, उनको योजनाओं से जोड़ दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं है और रूरल इंडिया के लिए कुछ खास नहीं है। कमरुज्जमान साहब, ये पॉलिटिक्स है या ये असलियत की को बयान किया जा रहा है? नहीं, मैंने पहले ही बोला था ये बजट है उद्योगपतियों के लिए, ये बजट है। रूरल पॉपुलेशन जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसका एक छोटा सा क्राइटेरिया जो है वो मनरेगा में किस तरह से डिमांड है। पहला डिमांड तो ये है कि हर साल मनरेगा में डिमांड बढ़ रही है रूरल सेक्टर में, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन नहीं किया कि इस डिमांड को किस तरह से भरपाई करे। दूसरी नंबर चीज, हमारे जो फार्मर्स है उनका एकमात्र मांग था कि किसी तरह से भी आप, जैसे आप बोल रहे थे कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक दुगनी हो जाएगी, उनका एक ही मांग है कि आप एमएसपी का लीगल गारंटी दे दीजिए बजट में। हमारा बहुत सारा मसला, बहुत सारे मुद्दा जो है कि वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उस तरह कोई पहल नहीं है। इस तरह इस बजट में भी, ना तो पिछले बजट में इस तरह से कोई पहल नहीं है। दूसरी बात देखिए, जहां पैकेज का बात कर रहे हो, हर राज्य जो कि प्लानिंग कमीशन के तहत मिलता था उसको, आपने सरकार में आते ही सबसे पहले आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया। आपने नीति आयोग बनाया, वो नीति आयोग के तहत जिस तरह से डिवीजन हो रहा है रेवेन्यूज का, फेडरल स्ट्रक्चर में जो है कि एक किसी तरह से दरार पैदा हो चुका है ऑलरेडी केंद्रीय राज्यों में। दूसरी बात यह है कि आज बिहार को आपने दिया है कुछ आर्थिक मदद या तो फिर कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी एक समय बोलते थे कि हम बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज लाकर लाएंगे यहाँ पे, लेकिन वो तो इस बार भी नजर नहीं आया। अगर आपको देश को सही में अगर तरक्की के रास्ते में ले जाना है तो आपका फॉरेन पॉलिसी से लेकर आप किस तरह से फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर आप अपने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हो, ये नहीं हो सकता। अगर जब आप ये बात कह रहे हैं प्रोफेसर विवेक सिंह, देखिए वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि रूरल इंडिया को तवज्जो नहीं दी गई है और केवल कॉर्पोरेट को ये फोकस में रखकर ये किया गया है, तो वो तो फौरन ही नेगेट करने लगे इस बात को। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। 10 सेकंड मुझको दीजिए। बोलिए। देखिए, फिर बात हो रही थी परचेजिंग पावर की, तो परचेजिंग पावर सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है। अगर आप देखिए जो एमएसपी पे 50% प्लस जो है दिया जा रहा है नहीं, और लाखों करोड़ रुपए इस पे खर्च किया है, हर फसलों पर दिया गया है। अगर आप बोलेंगे सब्सिडी, लेकिन जितना आप सब्सिडी देंगे उतना जो है आपका जो इनकम जो आप खर्च कर सकते तो वो आपका बचता है, तो आपका वो इनकम लाखों करोड़ रुपए बच रहा है कि नहीं। स्किल डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है, विलेज इकोनॉमी को जो है आपको इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका कम से कम 10 से 12 लाख करोड़ रुपए जो है आपकी विलेज इकोनॉमी को बचाता है। और इसकी वजह से आपके परचेजिंग पावर, जो मैं खास करके रूरल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं 4.5 लाख गांव की बात कर रहा हूँ, उनकी आमदनी जो है बढ़ती है। देखिए, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, सबसे बड़ा कहते हैं कि सबसे बड़ी रियलिटी आज के दौर में परसेप्शन की होती है।
परसेप्शन क्या बना बजट के बाद, ये समझने के लिए चलते हैं। आइए मुंबई और दिल्ली में, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं, विद्यानाथ झा मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं। पहले भी उन्होंने विश लिस्ट के संदर्भ में बातचीत की थी जब बजट आया नहीं था, और अब बजट पढ़ा जा चुका है। वो लोग क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा हमारे संवाददाता मुंबई में भी मौजूद हैं, उनके पास चलें। लेकिन पहले विद्या आपके पास आ रहा हूं, क्या कह रहे हैं लोग, कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से इस बजट को? जी देखिए, अभी लोगों ने बजट सुन लिया है, और महिलाओं की अगर बात करें तो सोना चांदी में, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम किया गया है, तो महिलाओं के लिए थोड़ी खुशी की बात यह है। दूसरी तरफ जो मोबाइल खरीदने वाले थे उनको लग रहा है कि मोबाइल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, मोबाइल पर बात करना थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ज जो है वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन हाउस होल्ड की जो बात करें या घरेलू सामान की बात करें, उसको लेकर आज यहाँ पर जो महिलाएं हमारे साथ हैं और जो पुरुष हैं उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है, एक बार नाम बताइए अपना। दिनेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आज के बजट में क्या अच्छा लगा और क्या लग रहा है कि ये अनुकूल बजट है आप लोगों के लिए? ठीक बजट है, बढ़िया बजट है। बढ़िया बजट है। अभी जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। बहुत अच्छी राहत मिली है। राहत मिली है। हाँ जी। और देखिए, और भी लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं कि उनको बजट में क्या मिला है और क्या समझ में आया। क्या नाम है सर आपका? राम मोहन वर्मा। क्या मिला बजट में आज? बार जो मिडिल क्लास को उम्मीद थी तीसरे टर्म में सरकार से, वो कहीं तक सॉल्व होता नजर आया इस बार। लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए कुछ और चीजें हैं जिसको सरकार को सोचना, हो सकता है इसके बाद भी प्लानिंग हो सरकार की, जो बजट में नहीं दिखा उसके बाद भी दिखे। लेकिन फिर भी बजट अच्छा लगा। बजट अच्छा लगा। कम से कम ये लग रहा है कि जो नया इनकम टैक्स रिजीम है उसमें 7.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 7.5 लाख रुपए की जो इनकम, सबसे बड़ा है जो मिडिल क्लास के लिए स्लैब वाला जो इनकम टैक्स का, वो भी अच्छा है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें नजर आ रही जो जरूरत है आज मिडिल क्लास को, उसमें भी राहत मिलेगी। और उम्मीद है सरकार से इसी तरह और बड़ा कुछ करने की। डिडक्शन भी 25,000 रुपए बढ़ा दिएगा, 50 से 75,000 कर दिया। हाँ, 25 से 75 किया गया है। जी, आपको कैसा लगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। हर बार मध्यम वर्गीय आदमी जो है इंतजार करता है कि उसके लिए कुछ होगा, तो कुछ लगा है कि मिला है इस बार मध्य वर्गीय को। लेकिन शाम तक धीरे धीरे जब और रिपोर्ट निकल कर आएंगी और आदमी गहराई तक हमारे सीए लोग जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, तब जाके एक्चुअल पता लगेगा। अभी तक तो अच्छा लग रहा है। हालांकि मध्यम वर्गीय व्यापारी को सिर्फ एक लोन में बढ़ावा मिल रहा है, लोन ही लोन मिल रहा है, लोन में कोई कटौती नहीं मिलती। जैसे और लोगों के लोन माफ होते हैं, कुछ होता है, इनको सिर्फ लोन 10 से 20 लाख कर दिया एमएसएमई का, अच्छा किया है। लेकिन इंटरेस्ट रेट भी काफी कम करना चाहिए उनको। और स्टार्टअप को लेकर भी सरकार ने इस बार थोड़ी सी रियायत बरती है। नहीं, वो अच्छी बात है, उसके लिए तो बहुत जरूरत भी है, क्योंकि स्टार्टअप से ही आगे बहुत बिजनेस बढ़ने हैं। तो उसको अगर छूट दे रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग के लिए भी प्रोविजन है कुछ, तो काफी अच्छा है उसके लिए तो। जी, और देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो खुश हैं या उदास हैं। खुश हैं आप कि उदास हैं? खुश हैं। खुश हैं। वैसे क्या अच्छा मिला है इस बार? जैसे जो औरतों के लिए जो सबसे अच्छी चीज है सोना, हर कोई पहनती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो किसी भी त्योहार होता है तो सबसे अच्छी बात होती है कि सोने में उन्होंने थोड़ा रियायत दी है। और मोबाइल भी आजकल आदमियों से ज्यादा औरतें ही चलाती हैं। किसी भी रील में देखो, आदमियों की इतनी नहीं होती जितनी औरतों की होती है। तो आज औरतों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मोबाइल खरीदना, रील बनाना, दोनों थोड़ा सस्ता हो गया। हाँ, दोनों। और त्योहार पे गहना भी आ जाएगा। और त्योहार में गहना भी आ जाएगा, वो भी सस्ता आ जाएगा। वो भी सस्ता आ जाएगा। लेकिन घरेलू चीजों को ठीक है, चलिए, तो ये मतलब हर किसी को मुस्कुराने की छोटी मजली बड़ी वजह, लेकिन वजह है। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनके पास चलते हैं। आर्थिक राजधानी कैसे देख रही है इस बार के बजट को? देखिए, मैं आर्थिक राजधानी की दलाल स्ट्रीट पर हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। हालांकि बाजार जो है वो थोड़ा सा इसने नेगेटिव जो रंग है वो जरूर लिया है, लाल रंग यहाँ पर दिखाई देगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं एपी शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा, खुशी है या गम, और है तो क्यों? सब जगह खुशी है, सिर्फ शेयर बाजार छोड़ के यहाँ पे गम है। क्या वजह? उसका रीजन है कि हमारे पॉकेट पे तो डाका डाला गया है। तो हमारा जो टैक्स है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बॉन्ड पे, बॉन्ड मार्केट में, म्यूचुअल फंड पे और F&O मार्केट में, प्लस जो बाय बैक है
शेयर्स का जो हमें टैक्स नहीं लगता था, वो सब पे तो हमारे यहाँ पे टैक्स लिया गया है। दमानी जी, आप जो इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं तो 10 में से 9 नंबर दूंगा, बट ये कहीं खुशी कहीं गम का बजट है। पूरा चारों बाजू खुशी है, लेकिन स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए थोड़ा गम है। ओवरऑल जो जनता के लिए कैसा ये बजट है चौपाल साहब? क्योंकि लेदर जो है, फुटवेयर, मोबाइल, सोना, चांदी, ये भी सस्ता भी हुआ है, कहीं ना कहीं जो है वो डिडक्शन भी बढ़ा करके 50,000 से 75,000 किया गया है। देखिए, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर सिटीजन के हिसाब से तो इस बजट में कुछ नहीं है। बाकी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि ये टैक्स कुछ यंग लोग 3 लाख है उसमें टैक्स किया, और बाकी टैक्स में कुछ फायदा किया है। और ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे जो होने वाला ना। राकेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हो, ये बाजार क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 180 अंक जो गिरा है, ये क्या दिखा रहा है? इस पर हम जाएं उससे पहले कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा देखिए ये पॉलिटिकल रिएक्शन। हमारे साथ है प्रियंका जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, अगर उस पर आपको नंबर देना होगा, कितने नंबर देंगी? नहीं, नंबर छोड़िए, ये सरकार अब वो सरकार हो गई है कि इस बजट को मैं कहूँगी कि उसने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना शुरू है। तो अगर नंबर बोलेंगे तो नंबर तो एक या 0 मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जिन लोगों ने आपसे स्पेशल स्टेटस की उम्मीद की स्टेट को, उनको आपने ये लॉलीपॉप दे दिया कि हम आपको कुछ 1000 करोड़ दे रहे हैं। आपने ये भी समझ लिया कि अगर 5 साल सरकार चलानी है, इन दोनों को ही खुश रखना है। बाकी जो अलायंस है, महाराष्ट्र में भी इनकी अलायंस के साथ चल रही है सरकार, वो ना कभी ये नहीं पूछा उस अलायंस ने कि महाराष्ट्र को बार बार दरकिनार क्यों किया जाता है। रिचेस्ट स्टेट है, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग स्टेट है, फिर भी पैसा बस खींचा जाता है, उससे पैसा दिया नहीं जाता है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। आपको लगता है कि सिर्फ 2 अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए, जिनके दम पे सरकार चली, उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया? उन्हीं के लिए किया गया, पूरा बजट ही उसी के इर्द गिर्द फैला, ना इन्वेस्टर्स के लिए, ना इंडस्ट्रीज के लिए, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना आम जनता के लिए। यही है कि मन की बात कर ली, जन की बात फिर से पीछे छोड़ दी। प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, जिनका ये कहना है कि इस बजट में 2 जो अलायंस पार्टनर हैं एनडीए के, उनको खुश करने का प्रावधान किया गया है, ताकि सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट न आए। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो ये आप जो देख रहे हैं, इसमें मार्केट की तरफ से क्या कुछ इंडिकेट किया जा रहा है बजट को लेकर? किस तरीके से मार्केट ने रिसीव किया है? क्या ये उसी के सेंटिमेंट्स हैं? ये भी हम समझने चलेंगे, और साथ में ये भी कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो है, ये टैक्स फ्री रहेगी, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? इसको समझने के लिए आइए पहले चलते हैं, हमारे साथ गगन कुमार जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट। गगन जी, ये मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है? आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। अभी जो जितना फाइनेंस बिल मैंने पढ़ा है, अभी तो बहुत ही फाइन प्रिंट है, बट प्रीडोमिनेंटली मार्केट शायद से थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर रही है, बट बजट में अभी तक ऐसा मेरे को कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है, विच वाज जो बहुत पुरानी डिमांड थी स्टार्टअप की। उसके अलावा जो प्रोसीजरल इश्यूज थे, टीडीएस के प्रोसिक्यूशन होते थे बहुत ज्यादा, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, और टीडीएस रेट को सिंप्लीफाई कर दिया है 5% से 2% पे, और जो सर्च रिलेटेड और रीओपनिंग ऑफ केसेस थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया, उनका पीरियड कम कर दिया है। तो अगर एक व्यापारी की नजर से देखें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। मार्केट क्यों नेगेटिव बिहेव कर रही है, आई थिंक थोड़ा और उसको फाइन प्रिंट में देखना होगा, बट इनिशियल रिएक्शन तो ये है कि कोई नेगेटिव चीज दिख नहीं रही। जहां तक रही टैक्स स्लैब की बात, उसमें भी जो पहली 2 टैक्स स्लैब हैं उसमें 1-1 लाख रुपया बढ़ा दिया है, तो मध्यवर्गीय इनकम के लिए भी एक खुशी की बात है। और जहां तक इंडस्ट्री की बात है, तो कस्टम ड्यूटीज को लेकर के जो थोड़ा बहुत बदलाव करा गया है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए करा गया है, और जो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 5% कम कर दिया है, उससे भी जो इंडस्ट्री है उसको तो फायदा ही होगा। 1.52 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए, 32 फसलों की 100 नई किस्में लाई जाएंगी। ये ब्रजेश भाटी जी ने इस अनाउंसमेंट को, कृषि क्षेत्र के लिए अनाउंसमेंट को कैसे देखा? हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश भाटी जी, ठीक रहा बजट का अनाउंसमेंट?
आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है? कुछ भी नहीं रहा जो पिछले 10 साल से होता आ रहा था किसानों के साथ, वो भी तीसरी सरकार जो मिली है भाजपा की, उसी में वही काम हुआ। हम लगातार उस दिन से ही मांग कर रहे थे एमएसपी गारंटी कानून की, नहीं लागू हुआ। C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, नहीं लागू हुई। 3% से बढ़ा के हमने 7% की मांग की थी कृषि बजट के लिए, वो नहीं हुआ। हमारी जो फसलों का बीमा था वो नहीं हुआ। किसान कर्ज मुक्ति जो थी वो नहीं हुई। कुछ भी नहीं है। ये सरकार बचाओ योजना वाला बजट है। इसमें किसान, मजदूर, नौजवान किसी के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ व्यापारियों वाला बजट है। इसमें किसान के लिए कुछ नहीं किया है। जस की तस स्थिति है। इन्होंने अपने जिस तरह अलायंस लोगों से किया था उनको भी नहीं निभाया है। उनको कुछ योजनाएं देके ये दिखाना चाहा कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन जो इनकी मानसिकता भाजपा सरकार की रही है किसान विरोधी, वही आज भी भाजपा की वही मानसिकता है। हम लगातार हर चैनल्स पर, हर जगह, हर ग्राउंड पर ये कह रहे थे भी स्वामीनाथन आयोग को आप लागू कर दीजिए, आप एमएसपी की गारंटी कानून हमारा लागू कर दीजिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ की बात है। ये बजट हमारे लिए एक अभिशाप है। इसे किसान अपने लिए कोई लाभ नहीं है। इसमें किसानों को कहीं नाम नहीं है, इसमें युवाओं का कोई नाम नहीं है। क्या ये जो आप कह रहे हैं ये वस्तु स्थिति है या असल में पूर्वाग्रह है? इसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन बाकी जो मेहमान है उनसे भी परिचय करा देता हूं। रुचिर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रुचिर गुप्ता जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। करण जी से अभी हमारी चर्चा होने वाली है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। करण वर्मा जी, ये जो बात कही जा रही है, और अमित गुप्ता जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट, वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि असल में कृषि क्षेत्र को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखने के केवल रखने के लिए रखा गया है, उसको कुछ दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें जो बढ़ाया भी गया है वो विशेष इजाफा नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, कृषि सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म की जरूरत है, पर दुर्भाग्यवश जब कोई रिफॉर्म आने की बात होती है लोग सड़कों पे उतर आते हैं, लोग बिना तथ्यों के बात करते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, हमारा बजट जो करीब 42 से 45 लाख करोड़ का होता है, अगर हम एमएसपी गारंटी पे उतर आएंगे 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग ये बात? क्या ये एक तरीका है आगे बढ़ने का? जब इस पे रिफॉर्म लाने की बात होती है, हमारे आज गोडाउन्स में कितने जो अनाज है वो सड़ रहा है, उसको लेकर जब स्टोरेज की बात होती है, नए रिफॉर्म्स की बात होती है, मार्केट फोर्सेस की एंट्री की बात होती है, तो ये लोग रिवोल्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ एमएसपी गारंटी करना इसका आगे का तरीका नहीं है। जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी, क्रॉप इंश्योरेंस रिकॉर्ड हुई है पिछले 10 साल के अंदर। क्रॉप इंश्योरेंस हो, किसान बीमा हो, चाहे किसानों को डायरेक्ट किसान सम्मान निधि योजना के तहत कैश देना हो, पर इस सेक्टर को रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें हम लोग को मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना होगा ताकि और प्राइवेटाइजेशन भी आए इसके अंदर। ऐसे सिर्फ अगर हम एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं हो सकते, सिर्फ अगर हम लोग इस पर करेंगे एक दिन सामने आ जाएगी बात। आज क्या हो गया पंजाब में सॉइल का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया, क्योंकि केवल वही जिस पे एमएसपी है वही निकाले जाते हैं और किसी और डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। सरकार ने साफ कहा किसानों से, आप 4 और क्रॉप्स में पल्सेस समेत डाइवर्सिफिकेशन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे एमएसपी का, पर थोड़ा बहुत किसान को भी आगे आना होगा और सम्मान करना होगा इन रिफॉर्म्स का। ये वही रिफॉर्म्स हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने बोला था 2018-19 में, बाद में पलट गए उस बात से। तो हमें यह समझना होगा, ये बजट मैं मानता हूं दिनेश जी दूरदर्शी बजट है, युवाओं पे इसका जोर है। यस, मैं एक बात मानता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया है, मुझे पता था उसका स्टॉक मार्केट पर गलत असर होगा, वो हुआ, वो शायद अवॉइड कर सकती थी ये सरकार, क्योंकि स्टॉक मार्केट से बहुत फायदा हुआ है और जनरल कंपनीज का कैपिटल इक्विटी की अगर मैं बात करूं उसमें ग्रोथ हुई है। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था इस समय, पर सरकार ने किया। देखिए, ये सरकार वो नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ एक लड्डू पकड़ा है, तो आपको ये लॉन्ग टर्म सर्जरी करने वाली सरकार है। ये लॉन्ग टर्म सर्जरी करने वाली सरकार है, और मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या इसकी वजह से ये नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है? ये हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह जी क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस बजट पर, वो देख लीजिए पहले। गिरिराज जी, आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीडीपी और बिहार और मैं कांग्रेस से कहता हूं कि कांग्रेस के मित्र बताएं कि तेलंगाना और आंध्र का जब विभाजन हुआ था उस समय जो वादा किया गया उसको नहीं देना चाहिए, बताए।
हमने तो पहले भी दिया, YSR की सरकार थी उस समय भी दिया, अभी भी दिया हूँ। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ झारखंड से, हमारे पास खनिज नहीं थे और खनिज नहीं होने के कारण हमें नुकसान हुआ, और नुकसान होने के कारण ये विशेष राज्य के दर्जे की बात थी। विशेष राज्य की दर्जा का नियम तो अब नहीं है, जब था तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बिहार को अनदेखा कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की और 1.25 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ का वहां निवेश हुआ। और इस बार नरेंद्र मोदी ही विकास के लिए दिया है। बिहार के विकास पूर्वांचल के विकास के साथ जुड़ा हुआ, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सबको सम्मिलित किया गया है। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केशव भजन का। बजट से पहले भी हमने समझा था कि वो क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं बजट में, और अब बजट अनाउंस किया जा चुका है। सब आपकी उम्मीदों के मुताबिक, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा था जिसको लेकर बड़ी हसरतें थी और वो रह गई? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हुई हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर भी 11.11 लाख करोड़ इन्वेस्ट होने वाला है, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो फोकस है उससे डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी को और हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ, जो रियल एस्टेट सेक्टर रिलेटेड जो एग्जेम्पशन ऑन हाउसिंग लोन बढ़ाने की बात चल रही थी वो नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी अच्छा और बैलेंस बजट है। ये जो आपने हल्के से जिस चीज को मेंशन किया है, कहीं वो बड़ा झटका तो नहीं है जिसको आप करफेरली या थोड़ा सा कम जोर देकर बोल गए? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा झटका है। डेफिनेटली उम्मीद थी कि इससे हाउसिंग को थोड़ा और थ्रस्ट मिलेगा, बट इट इज नॉट अ गेम चेंजर। तो ना इससे हाउसिंग का डिमांड डबल होना था, ना इससे हाफ होना है। तो मुझे लगता है कि यस, ये एक उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई है, बट ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड बजट। तो वो राज्य जो अब चुनाव में जाने वाले हैं, खासतौर से वहां से आने वाले रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट, और कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं, जरा वो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसको आप किस तरीके से देखती हैं और कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना इन्होंने दिखावा किया। पहला बजट सरकार का, और पहले बजट में जो सूचना निकले तो लोग निराश तो होंगे, सारा देश निराश है, हर वर्ग निराश है। कहा यह जा रहा है कि जो अलायंस पार्टनर है उनको खुश करने के लिए प्रयास है, उस तरह का प्रयास है, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं, आगे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को उम्मीद थी, हरियाणा को उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं दे पाए। चलिए, बहुत सारी उम्मीदें थी जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर उनमें से एक राज्य हरियाणा भी है, लेकिन हरियाणा को भी तो असल में तो राज्यों के हिसाब से आप अगर देखें तो लोग शायद इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सब कुछ तो अभी बिहार और आंध्र प्रदेश लेकर चले गए हैं, तो हरियाणा जैसे राज्यों को क्या इसमें वाकई कुछ तलाशना चाहिए था अपने लिए। लेकिन अब एक बार फिर से मैं इसको टैक्स की तरफ लेकर आता हूं अमित गुप्ता जी, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत दिनों से ये उम्मीद कर रहा था कि उसको थोड़ी सी राहत चाहिए। ये जो राहत मिली है कितनी पर्याप्त है, कितनी कम है, या कितनी ज्यादा है? देखिए, जब भी हम टैक्स या बजट की बात करते हैं तो मिडिल क्लास, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा तबका है और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि आर्थिक सहयोग भी करता है, तो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा रहती है, उनकी उम्मीदें रहती है कि बजट में उनको कुछ मिले। अभी जो हम बजट की बात कर रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाया नहीं गया। न्यू टैक्स रिजीम में ये जो प्रावधान आए हैं कि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी है, और जो नए स्लैब लगा दिए हैं जहां पर 1 लाख रुपए को, जो पहले 10% में था या 15% में था, अब वो 5% में आ गया। तो हम ये माने 5% का फायदा हुआ 1 लाख पर, यानी 5,000 रुपये वो, और 25,000 पर 5% और मिल गया, 7,500 रुपये। तो एक सीधा जिसको जेब में सालाना हम फर्क की बात करें तो एक व्यक्ति को 7,500 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम इस बजट के साथ देखें, जैसा कल हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे जिन्होंने पहले बजट के लिए बोला
इस बजट को 2047 के बजट के रूप में देखिए कि हमारा लक्ष्य है 2047 तक पहुंचना। तो वहां पर युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए और जो रोजगार जिसके लिए हम शायद युवाओं की बात करें, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, जरा वो देख लें, फिर आपकी बात आगे सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आभार प्रकट करता हूं, बधाइयां देता हूं, लेकिन इसमें कोई विशेष मेंशन किसी चीज का नहीं दिखाई दिया। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मेरे जहन में एक सवाल है, करण मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। मैं बात कर रहा था कि युवाओं को रोजगार हम हमेशा बात कर रहे थे और स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, तो मुद्रा लोन जिसको राशि को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। नंबर 2, रोजगार पर, क्योंकि हम सब लोग जो आज हम युवाओं की बात करते हैं, देश में देश का बहुत बड़ा कट इट शॉर्ट आप जो कह रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि ये फ्यूचरिस्टिक है? फ्यूचरिस्टिक है। और अभी अगर मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि उसको बहुत ज्यादा कोई इसमें रिस्पाइट मिल गया है, तो सिर्फ इतना कि वो 7,500 रुपए सालाना न्यू टैक्स रिजीम के तहत बचा लेगा। हाँ, और ये भी मुमकिन है क्या कि इससे जो ओल्ड टैक्स रिजीम वाले लोग हैं वो भी शिफ्ट करने के बारे में सोचे न्यू टैक्स रिजीम की तरफ? पहले भी मकसद तो यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू में आ जाए। ये असल में उसी को इंसेंटिवाइज किया गया है। तभी ओल्ड में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल न्यू में ही आया है। और देखा जाए तो ऑटोमेटिकली अब तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है ही। अब एक बात मैं ये समझना चाहता हूं करण, कि इसको ये समझते हुए कि एम्प्लॉयमेंट को एक ऐसा सेक्टर समझा जा रहा है जिसमें बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है और उसको एड्रेस किए जाने की शुरुआत इस बजट के साथ शुरू हुई है, क्या इसको ऐसा समझा जाए इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुए? देखिए दिनेश जी, इस बार थोड़ा खुलकर इस पे अनाउंसमेंट हुई है, पर एक सच बात यह है, एम्प्लॉयमेंट की बात जरूर होती है, रिकॉर्ड जॉब क्रिएशंस हुए हैं पिछले 10 साल में। मैं सिर्फ अगर ईपीएफओ के डेटा की बात करूं, 8 करोड़ ईपीएफओ एनरोलमेंट से बढ़कर के 28 करोड़ हो गए 10 साल में, 2014 से 28 में। मैं मानता हूं इसमें काफी फॉर्मलाइजेशन हुई होगी। अगर इसको 50% भी हम ले लें, कम से कम 10 से 12 करोड़ न्यू फर्स्ट टाइम जॉब्स आई हैं इसके अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। आरबीआई का जो डेटा आया 2024 का, उसमें आया करीब 4 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट हुई इस साल। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें हो रहा था पहले से इस सेक्टर में बहुत कुछ, लेकिन अब परसेप्शन के लेवल पर भी अगर एक फाइट है तो उसको परसेप्शन के लेवल पे भी करा और इसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके गए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये जो इंटर्नशिप्स का प्रावधान इन्होंने किया कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिलेगी, जिसमें 5,000 मिलेगा और डायरेक्ट अकाउंट के अंदर मिलेगा 5,000। तो एक तो ये प्लस 20 लाख की स्किल ट्रेनिंग। मुझे लगता है एक सेक्टर जिसमें सरकार और अच्छा कर सकती थी, नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन बनाई तो जरूर इन्होंने, मैं बड़ा क्लोजली वर्क किया नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन में, बट आई थिंक इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। इस बार उस पर इन्होंने एलोकेशन किया है, वहां हम देखना चाहेंगे। अच्छा, ये क्योंकि आप स्किल की बात कर रहे हैं, स्किल को लेकर भी कई जगह पर, और इसको प्राथमिकता में भी रोजगार। एक छोटी सी बात इस पर बता दूं आपको, इस सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स करके मेक इन इंडिया में, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं करण, वो सुन लें। जी जी जी। माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने वाला, बड़ी भूमिका को निभाने वाला ये बजट है, और इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद। ये लगातार हम सुन रहे हैं। इसी कड़ी में अभी योगी आदित्यनाथ जी यहां आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मैं इसको लेकर सौरभ जैन जी के पास जाऊंगा। सौरभ जैन जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। मार्केट बड़ा रियलिस्टिकली कहते हैं कि बड़ा प्रैग्मेटिक तरीके से चीजों को एनालाइज करके रिएक्ट करता है। आप क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट हैं, क्या इसको प्रैग्मेटिक रिएक्शन कहा जाए सौरभ जैन जी, जो मार्केट जो दिखा रहा है अभी? देखिए, मार्केट जो इंट्री बजट में प्रावधान किया गया था, जितना स्पेंडिंग की बात की गई थी बजट में उतना ही आया है। फिस्कल डेफिसिट नंबर कम हो गया है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बढ़ाना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बढ़ाना और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में एसटीटी का बढ़ाना, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाता है। यहाँ पर बाजार की ऐसी सोच नहीं थी कि वित्त मंत्री ऐसा कोई कदम उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बाजार थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा हो सकता है थोड़ा बैकफुट पे रहे और थोड़ा और नरमी आ सकती है बाजारों में। मतलब आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगा, ये कम से कम ये नी जर्क जैसा नहीं है जो अभी हम देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अब रुचिर गुप्ता जी भी क्योंकि हमारे साथ हैं, वो भी मार्केट एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल इसी लाइन पर आप सोच रहे हैं रुचिर जी, या कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनमें मार्केट को उत्साह और होप और ऑप्टिमिज्म भी नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में वो दिखाई देगा? रुचिर जी से सवाल है मेरा ये। अनम्यूट कर लीजिएगा रुचिर जी बोलने से पहले। रुचिर जी के पास मैं आगे जाऊंगा, लेकिन एक सेक्टर जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी वो है एआई। जिस तरीके से ये एआई हर गुजरते दिन के साथ एक बड़ा चैलेंज और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बनती जा रही है, इंडिया उसके लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है, और बजट में उसके प्रोविजन को लेकर जो बात हो रही थी, बजट में क्या दिखाई दिया? करण? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी। सिर्फ एआई नहीं दिनेश जी, अगर मैं कहूं, ये शुरू होता है ब्लॉकचेन से। आज जब हम लोग डिजी लॉकर जब शुरुआत हुई थी 2014 में सरकार लेके आई थी, तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था वो था कि ब्लॉकचेन से और एआई से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। हमने बीच में भी देखा था आईएएस के एग्जाम के लिए कैसे किसी ने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए। ये पूरी चीज सॉल्व हो सकती है अगर हम ब्लॉकचेन पे इन्वेस्ट करें। साउथ कोरिया ने इस पे बहुत रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट करी। हमारी सरकार ने जब सोचा इस पे, तो सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी सेटअप करने की सोची, उस पर 7,000 करोड़ का एलोकेशन किया, पर यह बहुत कम है। मेरा अभी भी मानना है इस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और एक वेब 3.0 की जो बस है, देखिए हिंदुस्तान के पास सबसे ज्यादा कोडर्स थे। कहा जा रहा था एआई का कोई अगर कैपिटल बनेगा ब्लॉकचेन और एआई का, तो वो हम बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली साउथ कोरिया और यूएस पिछले 2-3 साल में इसमें काफी आगे निकल गए, और अगर हम ऐसे ही इस पे सोते रहे और जल्दी से हमने सेमीकंडक्टर प्लांट्स और ये सब ना सेटअप किया, हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन सप्लाई चेन्स पे, फॉरेन मार्केट पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये लास्ट चीज है जो हम चाहते हैं। क्रिटिकल वॉर टाइम्स में भी आज हमारे को अपने मैप्स की जरूरत होती है। हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते कभी भी किसी और थर्ड पार्टी के एपीआई पे कि उनके मैप्स का हम जरूरत करें। हमें जितनी जल्दी आत्मनिर्भरता की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, डिजिटल आत्मनिर्भरता जिसका कि जो सेंट्रल पीस है वो एआई और ब्लॉकचेन है, उस पर बहुत तेज जोर देना होगा, नहीं तो हम ये बस भी मिस कर जाएंगे जैसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मैन्युफैक्चरिंग में मिस किया। तो ये एक अहम बात है जिसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि क्या इस जगह पर उतना फोकस है, उतनी तवज्जो है, उतने एलोकेशंस हैं जो होने चाहिए थे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम जी, कितना प्रेमपूर्ण तरीके से ये बजट बनाया गया है, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बड़े दिनों बाद थोड़ी सी सही बारिश हुई है, क्या इसको राहत की बारिश माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा जो बजट है, ये सरकार की जो अपनी अवस्थिति है, पोजीशनिंग है, उस पोजीशनिंग को जस्टिफाई करते हुए दिख रही है। और देखिए, जो प्रदेश
चुनावी नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है या उल्टा असर देता है। जैसे ताजा तरीन आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बहुत ज्यादा झटका लगा तो उत्तर प्रदेश उनके फोकस से गायब है। वे बिहार और आंध्र प्रदेश उनकी बैसाखी हो गई तो वो दोनों प्रमुखता पा गए। इसमें कुछ जनरल बातों को भी हम करें तो जैसे इंटर्नशिप योजना है, इंटर्नशिप 1 करोड़ लोगों को 5 साल के भीतर दिया जाना है, 5,000 रुपया मिलना है और 1 टाइम 6,000 रुपीज भी मिलना है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि 12% खर्च इंडस्ट्रीज करेंगे, उद्यमी करेंगे उन 500 एंटरप्रेन्योर्स में टॉप के, जहां पर की इंटर्नशिप दी जाएगी और बाकी सरकार देगी। इसके मायने क्या है कि सरकार पैसा भी देगी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी देगी। तो ये कहाँ का न्याय है कि एक तो आप 5,000, मैं तो कहूंगा कि लेकिन प्रेम जी अभी इंटर्नशिप 5 से 10,000 रुपए जरूर दिए जाते होंगे किसी भी देश में इंटर्नशिप। नहीं ठीक कह रहे हैं आप एक बात में, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहा था, आप भी सुन रहे होंगे, उन्होंने पूरा वेलकम किया है इस बजट को। आगे उनको वो 10 सीटों पर चुनाव भी देखने हैं और वहां स्थितियां डावाडोल भी चल रही हैं, आप ये भी जानते हैं, उसके बावजूद उन्होंने वेलकम किया है। आप कह रहे हैं यूपी को मिला नहीं कुछ? बिल्कुल मैंने पूरा सुना योगी आदित्यनाथ जी को। योगी हाँ ना, वही बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने कृषि को ध्यान में रख करके, किसानों को ध्यान में रख करके सिर्फ प्रतिक्रिया दी और 152 करोड़ का जो बनाया गया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड फोर्सेस, एलाइड चीजों के लिए जो बजट रखा गया है उसकी चर्चा की। इससे ज्यादा वो बोल भी नहीं। अब ये 152 करोड़ में सिर्फ एग्रीकल्चर है कि वो खाद्य फूड और प्रसंस्करण और दूसरे तमाम चीजें, ये अभी देखना बाकी है। और उसमें वो कह रहे हैं चूंकि आबादी उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, किसान उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, यही उनकी थ्योरी है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड, ये बात चल रही है कि अगर ये अलाइड को एनालाइज करना पड़ेगा। ये आप ठीक कह रहे हैं प्रेम जी। ब्रजेश भाटी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं समझ लेता हूँ। ये तो कहा जा रहा है कि देखिए इजाफा बड़ा कम है और इसमें भी ये समझना पड़ेगा कि अलाइड को क्या दिया गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस सेक्टर को में आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा है। नहीं दिनेश जी, मैं पहले ही कह चुका और फिर बता रहा हूं मैं, हमें ये बता दीजिए इन्होंने क्या दे दिया। कुछ भी एक भी ऐसी चीज नहीं दी जिससे किसान को लाभ मिले। अभी हमारे एक्सपर्ट हैं भैया, करण ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो व्यवहारिक नहीं है, जिनको किया नहीं जा सकता, वो मांग बार बार दोहराकर असल में एक ऐसी चीज की जा रही है जिसका कोई अर्थ नहीं। आज सुनिए, जो सरकार आज भाजपा की चल रही है, ये एमएसपी पे गारंटी के संदर्भ में भी 2003 में, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उस समय बुलाया एक्सपर्टों को, कृषि एक्सपर्ट्स को कि भाई क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो उन्होंने कहा कि 60% आप किसानों को दे दीजिए, जिसमें आम लोग भी आते हैं किसानों के साथ, तो देश का भला हो जाएगा। सर एक रिएक्शन आ रहा है, क्या मैं वो ले लूं? फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी बात पूरी। प्रमोद तिवारी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसे कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? मैं समझता हूँ कि ये आम जनता का काम का बजट है और आम जनता के लिए किसान निधि बढ़ी नहीं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन नहीं मिला नहीं, लघु मध्यम उद्योग के लिए बात नहीं, बात करते हैं 2047 का और 24-25 का प्रावधान। आपको लगता है कि सिर्फ अपने अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए जो आरोप लगा रहे हैं वो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ जो वादा था उसका 1%। चलिए, प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि इस बजट में सिर्फ बड़े बड़े वादे किए गए, तमाम तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन ये बजट जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत। मंत्री निर्मला रवायत है कि जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ होगा उसको हर बात अच्छी लगेगी, और यह भी रवायत है क्या कि जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसको बिल्कुल भी कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। और क्या फिर इस तरीके से वो प्रामाणिकता और वो क्रेडिबिलिटी बरकरार रहती है क्या जो राजनेताओं में रहनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। लेकिन पहले भावना किशोर के पास जाऊंगा। भावना किशोर, आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से लोग आपके आसपास हैं, क्या एक्सपर्ट्स हैं और उनकी भावनाएं इस बजट के बारे में क्या है? बिल्कुल दिनेश, इस वक्त एक छत के नीचे मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, कोई एजुकेशन, कोई एमएसएमई इंडस्ट्रीज। सर आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिएगा, कैसा बजट है सर? बजट को मैं बोलूंगा एक लाइन में, बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। कोलिशन गवर्नमेंट का जैसे मैंने बताया कि पहला बजट है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, मगर अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव बजट
एंड इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं, जो अगर आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो अभी तक हम एनसीएलटी की बात करते थे, लोग आते थे इंडिया में और उसके बाद में एक्वायर करना या जेवीज बनाना, आई थिंक दे हैव एक्चुअली सेड दैट एनसीएलटी की और बेंचेस बनाई जाएंगी, एनसीएलटी की और बेंचेस बनाई जाएंगी, डेडिकेटेड बेंच और कंपनी लॉ के लिए बनाई जाएगी, ओवरऑल टैक्स को पूरा रिफॉर्म किया जाएगा। टैक्स को रिफॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी जो टैक्स स्लैब जो नया बदलाव हुआ है उसमें वो कैसे आप देख रहे हैं? मैडम, ये टैक्स स्लैब जो है काफी प्रोग्रेसिव है, खास करके दो तरह से प्रोग्रेसिव है। अगर देखा जाए इंडिविजुअल के लिए, तो इंडिविजुअल के लिए उन्होंने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया है, और जो फैमिली पेंशन था उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और जो नए रिजिम में जो टैक्स स्लैब को जो है उन्होंने चेंजेस किए हैं। ये टैक्स स्लैब में जो चेंजेस के कारण लगभग 17,500 रुपया प्रत्येक इंडिविजुअल के हाथ में बचेगा। तो आपको लगता है ये प्रोग्रेसिव है सर? लेकिन कुछ राज्यों को खुशी नहीं हो रही है, ऐसे रिएक्शन आ रहे, क्या कमी? ज्यादा नहीं बचा रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि एक तो अच्छी बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सोचा गया था कि 5 स्टेट्स जो है हम करेंगे, जैसे कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है, जो साउथ के हैं या वेस्ट के जो है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट स्पेसिफिक कुछ स्कीमें और भी होनी चाहिए थे। ऐसा न लगे कि एक राजनीति प्रेरित हो, ऐसा लगे कि कम से कम बाकी जो है ऑल इंडिया का एक बजट का होना एक मेरे हिसाब से लगता है। महिलाओं से भी एक रिएक्शन लेते हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं को किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है ये बजट? ये काफी अच्छा बजट है, क्योंकि ये जो युवा नारी, ये जो इनका फोकस है उसमें ये विमेन को भी इंक्लूड करता है। लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि ये फ्यूचर फॉरवर्ड है, ये आगे की प्रति देख रहा है। ये औरतों को सिर्फ एज इक्वल टू मैन ट्रीट नहीं कर रहा है, एज मे बी लीडिंग द चार्ज फॉर द नेशन भी ट्रीट कर रहा है। एंड आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि मैं क्रिटिकल मटेरियल स्पेस से हूँ, तो ये हमारे सेक्टर के लिए भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मटेरियल्स मिशन की बात हुई है जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। भविष्य को देखते हुए ये बजट है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बहुत जो ऑपोजिशन के लोग हैं खुश नहीं बता रहे इस बजट से, खासतौर पे जो इंटर्नशिप योजना है और तमाम सारी चीजें हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, युवाओं को रोजगार नहीं है, ऐसे में लोग महंगी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैम, पूरा बजट जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसको फोकस करके बनाया गया। मैं स्टार्टअप डोमेन से आता हूँ, और जैसा आज आपने देखा भी कि यहाँ पर मुद्रा लोन को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। इससे एमएसएमईज को काफी बल मिलेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भरता की ओर, उसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। देश में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास एमएसएमईज हैं, तो इसके जरिए जब ये मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख बढ़ाया गया है, तो बहुत सारी एमएसएमईज को फायदा मिलेगा इससे। तो दिनेश, जैसे यहाँ पे तमाम एक्सपर्ट हैं मौजूद, उनको कहना है कि भविष्य को देखते हुए ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, भले ही कुछ राज्यों को इससे ज्यादा संतुष्टि ना मिले हो। प्रोग्रेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानी के नाम पर दिए जाने वाला, खेती के नाम पर दिए जाने वाला पैसा ये कहीं और जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वित्त मंत्री ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है, यानी इस कार्यकाल का। किसानों को क्या मिला, क्या ये किसानों की आय को बढ़ाने के लिए या फिर किसानों की स्थिति बेहतर हो जाए, इस दिशा में ये बजट कैसा रहा, इस पर हम बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। 1,52,000 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी बातें हैं। आपको ये बजट किसानों के लिहाज से कैसा लगा? देखो, इसमें गांव का कुछ नहीं है, ना किसान का कुछ इसमें है। इन्होंने जो ये बजट में जो पैसा देने की जो बात करी ना, ये भी बहुत मद में जाएगा। ये कहीं रिसर्च में जाएगा, कोई ये क्रेडिट कार्ड में इसको डाल लेंगे, ये अलग अलग उसमें चल जाएगा। नाम किसानों के लिखा, कुछ ये इंडस्ट्रीज में जाएगी, जो एग्री इंडस्ट्रीज वाले होंगे उसमें चला जाएगा। स्पष्ट खोल के कुछ नहीं बताते कि हम कैसे सिद्धांतों को लाभ देंगे। उन्होंने कहा कि नई किस्में लेकर हम आएंगे। हाँ, 32 फसलों की 109 किस्में 9 किस्में लेकर आएंगे जो मौसम का प्रभाव न पड़े। क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे, क्या प्रतिबंधित जो पूरी दुनिया में फसलें हैं उसको लेकर आ रहे, क्या जिस तरह से दालें और तेल पे बढ़ाने की उन्होंने बात करी कि सरसों का और दलहन हम बढ़ाने का काम करेंगे। किसी किसानों से इन्होंने बात करी कि दलहन कैसे बढ़ेगी, कैसे खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर लब्बुल-लुआब ये बात समझ में आई कि सरकार ने घोषणाएं की हैं, लेकिन किसानों को सीधा फायदा कोई बड़ा मिल जाएगा इस बजट में, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 1,52,000 करोड़ है, लेकिन वो किस किस मद में है सरकार ने बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है। रिसर्च की बात हो रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, कहीं ये सारी बातें कागजों पर ज्यादा न रह जाएं, इस बात का अंदेशा राकेश टिकैत जी को है। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नवादा।
नहीं, ये बात तो मेरे को समझ, ये एक चीज जो करण है इसमें, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। देखिए, पहले के मुकाबले जो आवंटन है वो बढ़ा है, ये ठीक है कि उसमें अलाइड का इस्तेमाल कर दिया गया है, मतलब खेती और उससे संबद्ध चीजें, लेकिन ठीक है आप उसको एनालाइज कीजिए, लेकिन इस सेक्टर में तो आया ही है ना, गया तो नहीं है इससे, तो उसको तो कम से कम वेलकम करना चाहिए। देखिए दिनेश जी, हमारा जो बजट है करीब 45 लाख करोड़ का जो बजट होता है, उसमें आपको पता है एक साल में सरकार कितना एनुअली स्पेंड करती है। सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड की, अगर हम फसल बीमा भी इसमें ऐड कर दें, किसान सम्मान भी ऐड कर दें, सब ऐड कर दें, तो तकरीबन 6.5 लाख करोड़ का खर्चा पिछले वर्ष हुआ दिनेश जी, इस सिर्फ कृषि और उनसे संबंधित वेलफेयर एक्टिविटीज में 6.5 लाख करोड़। अब हमारे मित्र यहां पर भाटी जी बैठे हुए हैं, भाटी जी मुझे बताएं, एक वर्ष में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है वो 40 लाख करोड़ की होती है सर। 40 लाख करोड़ में अगर हम 23 क्रॉप्स ले लें जिन पे एमएसपी होती है, तो वो 10 लाख करोड़ होता है जो प्रोड्यूस होता है। उस पर अगर रेट लगाया जाए, अगर आप एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 15 से 17 लाख करोड़ का खर्चा होगा। जब सरकार का बजट ही 45, एक मिनट कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। 45 लाख करोड़ में अगर 15 लाख करोड़ केवल एमएसपी क्रॉप्स को अक्वायर करने में लग जाएगा, तो देश के बाकी कार्य कैसे होंगे, मुझे आप बता दीजिए प्लीज। नहीं, मैं बता रहा हूं, जो आपने 15 लाख करोड़ रुपए का खाली कृषि पे डाल दिया, ऐसा कोई भी नहीं, इसका कोई भी तथ्य नहीं है कि 15 लाख करोड़ रुपए की कृषि बजट में अगर एमएसपी लागू कर देते हैं उस पर होती है, जो सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं आ रहा हूं, इससे 3 से 4 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 3 से, मैं बताऊंगा उस पर एक आंकड़े हैं इसके, 3 से 4 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च होंगे, और जो एमएसपी से जो किसान की जो फसलें बिकेंगी, पिटारा खोला गया है, क्या कहना है? नहीं, हम लोग का डिमांड, हमारे पार्टी का डिमांड मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष कृषि को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जब आप प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पर एग्रीकल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है आप, प्रायोरिटी नंबर 1 उसको सामने रखकर चलते हैं, और उसके बाद कृषि से जुड़े हुए लोगों के जो रिएक्शंस हैं, हालांकि पॉलिटिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं, उसमें वेलकम किया जा रहा है, लेकिन कृषि से जुड़े हुए लोगों का अभी तक ये स्टेटमेंट आना बाकी है कि यही था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन पहले इस डिबेट को आगे बढ़ाएं करण के साथ और ब्रजेश जी के साथ। उससे पहले मैं जरा जाना चाहता हूं रुचिर गुप्ता जी के पास, मार्केट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से देखा बजट अनाउंसमेंट को, कौन सी वो चीज थी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे रह गई, और कौन सी वो चीज है जिसका वो इंतजार कर रहे थे और वो हो गया। रुचिर जी। बहुत बढ़िया बजट है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है, प्लीज कैरी ऑन जल्दी से। बहुत बढ़िया बजट है। मैं ये कहूँगा कि अगर मैं देख रहा हूँ कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये 2 तरीके की एक्टिविटी जैसे केजरीवाल जी करते हैं कि फ्री से बांटते हैं, यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो फ्री में हम रिसोर्सेस बना करके चीजों को कर सकते हैं, मतलब फिशिंग करने का तरीका मोदी जी सिखा रहे हैं, ना खाना दे करके, चीजों को दे करके, फ्री में बांट करके सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर तो अब कोई सज्जन थे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बिहार और आंध्रा को भी पैकेज दिया गया और किससे नहीं दिया गया, तो क्या हम बजट से पूरा उठा करके उन्हें देते? नहीं दे सकते। अल्टीमेटली मतलब ये वो सरकार है जहाँ पे 240 सीटें मिली है, मजबूत सरकार है, जहाँ से कि हर चीज को बड़े आराम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जो आज बजट आपको दिख रहा है, ये अगले 5 साल तक एक उसका रूपरेखा है। तो बहुत सारी चीजें इस पे कंटिन्यू करी जाने वाली हैं, और बहुत ही बढ़िया बजट है। क्वेश्चन उठाने वाले हमेशा रहेंगे, रोड को घेर आप मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन और एसटीटी, ये कैसे देखा आपने? इस पर अभी मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन आपको मार्केट के चार्ट के बारे में दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं 2022 और 21 से एक चैनल बना के देखता हूँ, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। वो रेजिस्टेंस आगे आने वाले 7-8 दिन तक जो टॉप बना हुआ है रिसेंट में, वहां से 7-8 दिन तक, बल्कि कहूंगा मैं मंथ के एंड तक एक बॉटम की तरफ हमें इशारा कर रहा है कि जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। चलिए, अब ये जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है और इसमें आने वाले दिनों के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए भी चीजें की जा रही हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी
और एआई, इसमें एआई के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो फिर से नवीनीकृत की जा सके वो ऊर्जा, खासतौर से सोलर और जीरो एमिशन की तरफ बढ़ते हैं हमारे कदम, ये क्या उस तरफ हम चल रहे हैं और ये बजट भी उसको क्या स्ट्रेंथन करता है करण? नहीं, बिल्कुल करता है, और ये मुझे बहुत एक अच्छा मूव भी लगा। और ये गुजरात में हम देख रहे थे शुरुआत में, आज इसको लेके एक पॉलिसी आई जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 300 यूनिट तक की बिजली हम क्रिएट कर सकते हैं और 1 करोड़ हाउस होल्ड पे टारगेट। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उसमें जो साथ में आपने चीजें रखी हुई हैं, जैसे जो उसमें सालाना आय है वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाख के आसपास तक होनी चाहिए, छत में कितना इलाका होना चाहिए, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो विसंगतियां हैं जिनमें, इसलिए उसका हो पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या आप ये मानते हैं? कोई भी पॉलिसी जब आती है या कोई भी नई चीज आती है उसमें इस तरह के इश्यूज होते हैं, वो आयरन आउट होते हैं। हमें जब याद है, जब जीएसटी भी आया था, बहुत लोगों ने कहा था कैसे टैक्स डिवोल्यूशन होगा, स्टेट्स में कैसे जाएगा, सी फॉर्म हट जाएगा तो फिर क्या होगा, पर धीरे धीरे आयरन आउट हुआ और आज हम देखते हैं कि टैक्स कंप्लायंस सिस्टम मच बेटर हो गया पहले से। तो मुझे लगता है ये एक शुरुआत है और ये इसकी बहुत जरूरत है आगे चलते हुए। हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। गुजरात में हमने एक बहुत बड़ी पहल देखी, आज गुजरात में जो सोलर एनर्जी क्रिएशन है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों नहीं पूरे देश में हम ये कर सकते जो कि इतना ब्लेस्ड है विद रिसोर्सेज, विद सनशाइन, हम बहुत आगे निकल सकते हैं इसमें। प्लस ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गांव में होते हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। करीब 3.5 करोड़ महिलाएं आज उससे जुड़ी हुई हैं, चाहे उनको ड्रोन दीदी के तौर पे देखें, चाहे सोलर टॉप पैनल्स इंस्टॉल करने के तौर पे देखें। ये एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटी भी है दिनेश। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पर शुरुआत एक अच्छी है। ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन थोड़े सब्र के साथ। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ नहीं है और इत्तेफाक से मैं उनके पास ये सवाल लेकर जाने वाला था, लेकिन अब ये आपसे अमित गुप्ता जी, ये अभी हम देख रहे थे 17,500 तक की कैलकुलेशन कर ली है कई लोगों ने नई टैक्स रिजीम के हिसाब से। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कैसे ये 7,500 रुपए है जिसको आपको अपना सालाना ये कैलकुलेट करके चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें क्या अभी धीरे धीरे पता चलेंगी लोगों को? देखिए, फाइन प्रिंट के अंदर ऐसा ही चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लें, उसके फौरन बाद आपके पास आऊं। के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, इन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता पर। अब ये तो हम देख रहे हैं, ये वेलकम हम देख रहे हैं खासतौर से सत्ता पक्ष और उनके सहयोगियों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, लेकिन अब टैक्स को लेकर बात, मार्केट का रिएक्शन, और साथ में ये कि हम ये देख रहे हैं कि रिकॉर्ड डीमैट खुले हैं बीते वर्षों में, मार्केट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन साथ में ये कैपिटल गेन टैक्स, ये कई विसंगतियां भी हैं क्या ये जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था? अमित गुप्ता जी, देखिए, सबसे पहले तो जो एक विरोधाभास शायद हमारे अभी कैलकुलेशन में आ रहा है कि ये 17,500 का बेनिफिट है या 7,500 का। हाँ, केवल 1 लाख रुपए को 15% से हटाकर 10% में लेकर आए हैं और वही 10% से हटाकर 5% में शिफ्ट हुआ है। तो नेट बेनिफिट देखे तो ऊपर जो टॉप 15% में 1 लाख था वो 10 में, और 10 से 5 में आने पर 5% का ही फायदा हो रहा है। वो 5% 1 लाख पर 5,000 होता है, और क्योंकि 25,000 पर छूट बढ़ा दी है, 50,000 से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है, उस पर हमें 25,000 पर 5% का फायदा होने वाला है। अगर आप उसे हायर रेट पर लें कि हम तो 30% ही टैक्स दे रहे थे, तो उस केस में 7,500 हो जाएगा। 50,000 की छूट को भी अगर हम 30% पे ले लें तो उस पर भी फिर 15,000 हो जाएगा।
इस तरह देखें तो 30,000 का फायदा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि 10 से 12 लाख रुपए एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की सैलरी होती है, 1 लाख रुपए महीना। अब क्योंकि वो 12 लाख रुपए वाला है जो 15% में था, वो 10 में या 5 में आ गया, तो उसको 5% का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और वो 5% 1 लाख पे 5,000 होता है, 25,000 पर 2,500, तो 7,500 का फायदा हो रहा है। लेकिन ये हायर स्लैब में कैलकुलेट कर रही है 30% में, ये 20 लाख से ऊपर या 15 लाख से ऊपर आय वर्ग में कैलकुलेशन कर रही है। ठीक है, मार्केट की चाल कैसे देख रहे हैं? मार्केट में देखिए, क्योंकि पिछले लगातार 2-3 सालों से निवेशकों ने बहुत अच्छा सेंटीमेंट दिखाया, हमारे इंडेक्स बहुत पॉजिटिव रहे, ग्रीन में रहे। आज जो टैक्स लगाया गया, हम कहें कि ये पेबैक पीरियड आ गया, वसूली का समय आ गया सरकार के लिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लग गया, शॉर्ट टर्म भी लग गया। उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इन सब से मार्केट में भारी निराशा है और उसका सेंटीमेंट आपको लगातार बाजार में, और अगर ये टैक्स ऐसा ही रहा तो लगभग आने वाले 10 से 15 दिनों में इसका असर और देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ये जन सामान्य को पता लगेगा, इन्वेस्टर्स को पता लगेगा। लेकिन ये निराशाजनक है क्योंकि बाजार बहुत अच्छा कर रहे थे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडेक्स बहुत पॉजिटिव था बाजार को लेकर, टैक्स आने से उनको जरूर थोड़ी हताशा हुई होगी। नहीं तो ये आपको ये कह रहे हैं आप 10-15 दिनों में और इसको धीरे धीरे सिंक इन करेगी लोगों में ये फीलिंग। देखिए अब इसको लेकर ये अनाउंसमेंट हो गया है, निकट भविष्य में तो कुछ होने नहीं वाला, दिस इज देयर टू स्टे। अब अगर ये है और 10-15 दिनों में ये पता चलेगा, तो महीने भर बाद का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप यहाँ से? देखिए महीने भर बाद का आउटलुक में तो आप महीना तो काफी लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट हमें 10-15 दिन में आज से जो चालू हो गया, बजट का आ गया, तो टैक्स तो सबको पता है कि लग गया है। हाँ। और अब टैक्स लग गए हैं तो आज से लगातार बाजार गिरने लग गए। मैं आपको 10-15 दिन इसलिए कह रहा था, जैसे जैसे लोगों तक ये बात तो सारी पहुंचेगी कि किसको कितना टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स से बचने की कोशिश करने के लिए या फिर उस चीजों को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब हाल में ही नया नया असर आता है रूल का, तो उस पर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है कि अब मुझे इससे बचना है, तो उस लिए मुझे लगता है। तो कुल मिलाकर ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको अभी समझना और उनके उसको यथार्थ के साथ समझना, अभी जाहिर है बहुत सारे लोग 1 बार 2 बार 3 बार इस पूरे बजट में किए गए अनाउंसमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन ये बात तय है कि मार्केट ने कम से कम तुरंत में इसको जो सेंस किया है वो अपने अनुकूल कई चीजों को नहीं पाया है, और इसीलिए आप ऐसा देख रहे हैं। लेकिन अलग अलग सेक्टर्स, खासतौर से अगर आप बात करें कि इस बजट में क्या युवाओं को लेकर, क्या रोजगार परख और रोजगार सृजन करने वाले जो तरीके हैं उनको लेकर सोचा गया है, तो निश्चित रूप से सोचा गया है। और इसको इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि कम से कम अगर कोई लीस्ट भी दे रहा है तो 10 में से 6 नंबर तो इस बार के बजट को दे ही रहा है, 10 में से 9.5 देने वाले तो हैं ही। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने तरीके से इसको एनालाइज करने के लिए। लेकिन अभी इसमें आज के बजट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अभी आपको बताना और जिनको एक्सपर्ट के साथ समझना बाकी है, इसलिए कहीं जाइएगा मत। टाइम्स नाउ नवभारत पर यह कवरेज लगातार जारी है। इनकम टैक्स स्लैब में